तो इस कहानी की शुरुआत एक घने और काले जंगल से होती है जहां चारों ओर बस धुंध छाई हुई थी। इस सुनसान जगह पर एक भयानक शमन यानी कि एक तांत्रिक रिचुअल कर रहा था, जिसके साथ एक रहस्यमयी शख्स भी मौजूद था जिसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है। उस तांत्रिक ने सांप और कनखजूरे के मिश्रण से एक शापित निशानी तैयार की, जिससे इन दोनों जीवों से एक ऐसा सिंबल उभरा जो उस वस्तु के अंदर बसी बुरी ताकत को दर्शाता है। और तभी तांत्रिक ने उस अनजान शख्स से पूछा, क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना चाहते हो? तब यहाँ से कहानी एक हफ्ता पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एक सीनियर हाई स्कूल में लड़कियों का इंटर स्कूल वॉलीबॉल मैच चल रहा था और इस मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ी बेहद होनहार और काबिल थे। ये मैच काफी रोमांचक मोड पर था, जहाँ दोनों टीम्स एक एक पॉइंट के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। इनमें से एक स्कूल की कमांड बसावा ने संभाली हुई थी, जो टीम की कैप्टन है, और अंत में बसावा और उसकी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। भले ही इस वॉलीबॉल कोर्ट पर बसावा एक सख्त और खतरनाक कैप्टन है, लेकिन उसका असली चेहरा इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि वो स्कूल की सबसे दबंग और डरावनी स्टूडेंट मानी जाती है। वॉलीबॉल के बाहर अपनी आम स्कूल लाइफ में बसावा अक्सर मासूम स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाती है और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है या फिर उसके परिवार की हैसियत क्या है। बसावा बस अपनी मनमर्जी से किसी को भी बुली करने से बाज नहीं आती। तब एक दिन क्लास में एक टीचर आकर सबका तारुफ एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट से करवाती है, जिसका नाम जिन था। उस समय क्लास में होंग नाम की एक लड़की पहले से ही मौजूद थी, जो कि जिन को पहचानती थी, और जल्दी ही इस बात का खुलासा हुआ कि जिन अपने पुराने स्कूल में वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है, जिसे सुनकर बसावा सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी कैप्टनसी की कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। जिन ओरासा नाम की एक शांत लड़की के साथ बैठी हुई थी, जो अक्सर बसावा के जुल्मों का शिकार बनती रहती है, और वहाँ होंग भी मौजूद थी, जो जूनियर हाई स्कूल के दिनों से ही जिन की दोस्त रही है। तब कैंटीन में वक्त बिताने दौरान बसावा एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और जानबूझकर उनके टेबल पर मुर्गी की हड्डियां फेंक देती है। बसावा ने बहाना बनाया कि बाहर उसका पैर बिल्ली की गंदगी पर पड़ गया था, और बिना कुछ कहे होंग तुरंत उसकी बात समझ जाती है और झुककर बसावा के जूते साफ करने लगती है। बसावा की इतनी बदमाशी के बावजूद भी स्कूल के टीचर्स हमेशा अनजान बने रहते थे, क्योंकि वो एक होनहार खिलाड़ी है जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स में स्कूल का नाम रोशन करती है। यही वजह थी कि इतनी शिकायतों के बाद भी उसे कभी स्कूल से नहीं निकाला गया और उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दिया गया। अब इसके बाद वॉलीबॉल प्रैक्टिस के दौरान बसावा एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा करने का मौका तलाशने लगी, और इस बार उसका निशाना या नाम की एक लड़की बनी। क्योंकि या ने अब तक बसावा की मांगी हुई रकम ट्रांसफर नहीं की थी, इसलिए सजा के तौर पर उसे बसावा के ताकतवर और खतरनाक स्पाइस झेलने पर मजबूर किया गया। या एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन बसावा के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि वो तो इस बात का फायदा उठाती है। मगर ये सब देखकर जिनसे रहा नहीं गया और उसने बीच में आकर बसावा के स्पाइक को रोका और सीधे बसावा को स्पाइकिंग मुकाबले की चुनौती दे दी, जिसके लिए शर्त ये रखी जाती है कि अगर जिन हारी तो वो या की जगह सजा भुगतेगी, लेकिन अगर बसावा हारती है तो उसे ये सब बंद करना होगा। बसावा, जो जिनकी असली काबिलियत से अनजान थी, वो उसके एक करारे स्पाइक का सामना नहीं कर पाती और बुरी तरह से हार जाती है। मगर इससे सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती देखकर बसावा आग बबूला हो गई और उन दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पर तभी कोच बीच बचाव करके इस मामले को शांत करवा देते हैं, और इस हादसे के बाद जिन, होंग, ओरासा और या की दोस्ती गहरी हो जाती है। इस स्कूल में एक डॉर्मेट्री भी है, यहाँ ये सभी स्टूडेंट्स रेंट पर रहते हैं। यहाँ बातों ही बातों में जिनके पास्ट का खुलासा होता है कि जूनियर हाई स्कूल में उसे भी काफी बुली किया गया था। तब शुरुआत में तो वो खामोश रही, लेकिन जब उसने पलटकर जवाब देना शुरू किया तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे दोबारा परेशान करे। और ये सुनकर ओरासा का कहना था कि जिनके साथ होने से अब उन्हें भी बसावा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिली है, क्योंकि बसावा को रोकने के लिए किसी का निडर होना बहुत जरूरी था। तब बातों ही बातों में जिन ने बसावा के बारे में पूछा कि आखिर वो कौन है, तो या ने उसे बताया कि बसावा हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक साल की छुट्टी लेकर जब वो स्कूल वापस लौटी तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। अफवाहें तो ये भी हैं कि उस एक साल के दौरान बसावा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपना बच्चा गिरवा दिया था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसकी खबर है, लेकिन उसकी होशियारी और कामयाबी की वजह से उन्होंने इस बात को दबा दिया। मगर इसी बीच खाना गिरने की वजह से जिनकी स्कर्ट गंदी हो गई, इसलिए वो वॉश मिशन पर आकर अपनी स्कर्ट पर लगे दाग को साफ करने लगी। पर वो इस बात से बेखबर थी कि पीछे एक लड़का खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। तब वहाँ मौजूद उस लड़के और जिनके बीच एक हल्की सी अट्रैक्शन महसूस हुई, क्योंकि जिनकी खूबसूरती और निराले अंदाज को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। उस लड़के का नाम गुन है, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले से ही बसावा का बॉयफ्रेंड है।
खैर वहाँ से जाते वक्त बसावा ने जिन को अकेले में बात करने के लिए छत पर बुला लिया, जहाँ उसने बताया कि वॉलीबॉल कोर्ट वाले हादसे के बाद स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे सख्त वार्निंग दी है कि अगर अब कोई नया तमाशा हुआ तो मेरा कॉलेज रिकमेंडेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मैं तुमसे दुश्मनी खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। और जिन ने भी बिना किसी शक के उसके इस ऑफर को कबूल कर लिया। तो अब यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ जिन और गुन सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। जिन खुद को गुन की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पा रही थी और वो बड़ी चालाकी से उसे लुभाने के लिए अपनी एक सेडक्टिव फोटो भेज देती है और गुन भी इससे अट्रैक्ट होकर जिन को मिलने के लिए बुलाता है। तब जिन के पास गुन का दिल जीतने का मौका और बढ़ गया जब उसने अचानक बसावा को वॉलीबॉल कोच के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा। अब इसके अगले दिन बसावा ने जिन के पास आकर उससे मदद मांगी कि वो उसके साथ एक ऐसे स्टूडेंट के घर चले जिसे प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत है, और जिन हमेशा की तरह उस पर यकीन करके उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। लेकिन वहां पहुंचकर उस वक्त जिन के पूरी तरह से होश उड़ गए जब उसने खुद को गुंडे और आवारा मर्दों के बीच में घिरी हुई पाया, क्योंकि बसावा ने बड़ी ही बेरहमी से जिन को उन मर्दों के हाथों बेच दिया था। तब जिन अपनी जान बचाने के लिए उन दरिंदों से जी तोड़ मुकाबला करती है और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर इस घटना ने जिनके सब्र के बांध को तोड़ दिया था। तब इसी गुस्से में वो स्कूल में बसावा का सामना करती है, पर सबूत न होने की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और ऊपर से दूसरे स्टूडेंट्स उसके इस गुस्से को रिकॉर्ड करने लग गए थे, जिसकी वजह से जिनको पीछे हटना पड़ा। तब बसावा से अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए जिन ने एक नया प्लान बनाया कि वो गुन को बसावा से छीन लेगी, जिसके लिए उसने गुन से मिलने का प्रोग्राम बनाया। पर बदकिस्मती से उससे मिलने से पहले ही बसावा को इस बात की भनक लग जाती है कि गुन की जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच एक भयानक बहस शुरू हो जाती है। गुन, जो कि पहले से ही बसावा की हरकतों से तंग आ चुका था, वो आखिरकार सच उगल ही देता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। इतना कहकर जब गुन वहाँ से निकलने लगा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपना फोन तो वहीं भूल गया है। पर जैसे ही वो उसे लेने के लिए पीछे मुड़ा तो बसावा ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। गुस्से में अंधी हो चुकी बसावा को इस बात का होश तक नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। इस खून खराबे के बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े दुख और मजबूरी में बसावा को स्कूल से निकाल देता है, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा और सबसे गहरा जख्म बन जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद स्कूल में एक बार फिर से सनसनी फैल गई जब ये खबर आई कि बसावा ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर जिन और उसके दोस्त जनाजे पर पहुंचे ताकि उसे आखिरी बार देख सकें और दुआ कर सकें। लेकिन वहां अचानक या की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से होंग उसे लेकर घर चली गई और पीछे सिर्फ जिन और ओरासा ही रह गई थी। इसी बीच एक दूसरी जगह जहाँ बसावा की मौत हुई थी, वहीं शमन यानी कि एक अजीबोगरीब तांत्रिक रिचुअल करती हुई दिखाई देती है। उसी वक्त जहाँ मॉन्क अंतिम संस्कार की प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ कुछ अशुभ घटने लगता है। वहाँ एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगती है, माहौल खौफनाक हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली गुल हो जाती है। इसी अफरा तफरी में जिन को एक धक्का लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है, और ठीक उसी पल बसावा का ताबूत नीचे गिरकर सीधा जिनके सामने आकर खुल जाता है। डोरमेट्री वापस आकर भी जिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर वो ताबूत अपने आप कैसे खुल गया। पर फिर भी वो चारों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मगर उस रात जब बाकी सब गहरी नींद में थे तो रासा की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो एक कुर्सी को अपने आप ही खिलते हुए देख रही थी। तब दहशत के मारे वो जिन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन थकावट की वजह से जिन की नींद नहीं खुलती, और इसी बीच रासा के ठीक ऊपर बसावा की भटकती हुई रूह आ जाती है। तब शोर सुनकर बाकी सहेलियां भी जाग जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ये बस एक बुरा सपना था, जिसके बाद वो सब दोबारा सोने चले जाते हैं। लेकिन ओरासा के लिए ये दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो नींद में ही खुद को एक दीवार के ऊपर खड़ा पाती है, उसका जिस्म हवा में लटक रहा है। वो चीखने की कोशिश करती है मगर उसका मुंह साथ ही नहीं देता। तब धीरे धीरे एक रस्सी रेंगती हुई आती है और उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। ओरासा अपनी जान बचाने के लिए तड़पती है, पर तभी बसावा की रूह बड़ी ही बेरहमी से उसका सर कुचल देती है। लेकिन असल में ये भी उसका एक बुरा सपना था। लेकिन इसके अगले दिन स्कूल में तब हल्ला मच जाता है जब स्पोर्ट्स फील्ड पर रिचुअल का बचा खुचा सामान मिलता है। तब जिन और उसकी सहेलियां वहां पहुंचकर स्कूल की जेनिटर से इन चीजों के बारे में सवाल करती हैं। वो औरत बताती है कि ये किसी आत्मा को बुलाने का सिलसिला है और इन निशानों से ये साफ जाहिर होता है कि ये काला जादू है। इसके साथ ही वो बताती है कि ये रिचुअल एक इंतकामी रूह को जगाने के लिए किया गया है, जो अगले 3 दिनों में अपने शिकारों का पीछा करेगी। पहले दिन वो सिर्फ अपनी मौजूदगी से डराएगी, लेकिन आखिरी दिन में वो बिना
कोई मौका दिए अपने शिकार को मौत के घाट उतार देगी। अब उसी दिन से बुसावा की रूह का आतंक शुरू हो जाता है और वो एक एक करके सबके सामने आने लगती है। या को लगता है कि बसावा की आत्मा ऊपर लटक रही है और फिर अचानक बिना सर के उसकी ओर बढ़ने लगती है, जबकि बाकी लड़कियां सिर्फ हैरानी से या को अजीब हरकतें करते हुए देख रही थी क्योंकि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जेनिटर के मुताबिक वो रूह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिसे उसने अपना निशाना बनाया है। मगर इत्तेफाक से वो जेनिटर औरत उस वक्त उनके साथ बाथरूम में मौजूद होती है, पर तभी अचानक उसका रवैया भी अजीब होने लगता है, जिसके बाद बाथरूम की लाइट्स अचानक गुल हो जाती हैं और वो जेनिटर औरत उन पर हमला कर देती है। पर खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त गुन वहां पहुंच जाता है और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें बचा लेता है। अब इस सब के बाद वो औरत होश में आती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गुन को भी इन सब बातों का पहले से ही पता था क्योंकि बसावा की रूह उसे भी परेशान कर रही थी। इसलिए हालातों की गंभीरता को देखते हुए गुन उन सबको एक मेल तांत्रिक के पास ले जाता है जो शायद उनकी मदद कर सकता था। तब वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि ये कोई आम भूत नहीं बल्कि नफरत और इंतकाम से भरी हुई एक शक्तिशाली आत्मा है। जिसके बाद वो अपने सहायक से एक पवित्र खंजर मंगवाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि बसावा की काली ताकत के असर में आकर वो तांत्रिक वही खंजर खुद को मार लेता है। तब जख्मी हालत में भी वो उन्हें बताता है कि इस सब को रोकने का बस एक ही रास्ता है, उन्हें उस शमन को ढूंढना होगा और उस पर पवित्र वर्जिन यूरेन डालना होगा, और अगर ये मुमकिन ना हो सके तो उन्हें उस शमन को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। पर उन्हें ये काम तीसरे दिन के खत्म होने से पहले करना होगा, वरना उन सब की मौत तय है। और ये सब बताने के बाद वो सहायक उन्हें पवित्र यूरेन सौंप देता है। अब डॉमेटोरी वापस आकर वो सब इस सोच में डूब जाते हैं कि आखिर बसावा की रूह को जगाने के पीछे किसका हाथ है। उनकी शक की सुई एक दूसरे पर घूमने लगती है और होंग और या पर इसका इल्जाम लगाया जाता है क्योंकि वो दोनों बसावा के जनाजे में नहीं आई थी। हालांकि वो दोनों इस बात के लिए साफ मना कर देती हैं। पर तभी शक का घेरा बसावा के पिता और स्कूल के वॉलीबॉल कोच की ओर मुड़ जाता है क्योंकि वो भी अंतिम संस्कार में नहीं आए थे और उन्हें सबसे ज्यादा शक बसावा के पिता पर ही हो रहा था। गुन की बताई हुई कहानी के मुताबिक बसावा की जिंदगी असल में बहुत दर्दनाक थी। बसावा का पिता काले जादू में माहिर था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि इसके पीछे उसका ही हाथ होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ था कि आखिर वो बसावा की रूह को जिंदा करके क्या हासिल करना चाहता है। गुन ने एक बार बसावा को उसके घर छोड़ा था और उसने देखा था कि उसका बाप एक पक्का शराबी है। नशे की हालत में वो अक्सर बसावा के साथ मारपीट करता था और इसी डर से वो घर छोड़कर डॉर्मेटोरी में रहने लगी थी। तब ये सब सुनने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो सब सबसे पहले बसावा के पिता को ढूंढेंगे और अगर वहां से कोई सुराग ना मिला तो वो लोग इसके बारे में वॉलीबॉल कोच से पूछेंगे। तब इसी बीच स्कूल में चल रहे एग्जाम्स के दौरान सबके होश उड़ जाते हैं जब वहां बसावा की रूह आ जाती है। वो किसी आम स्टूडेंट की तरह इम्तिहान देने आती है और टीचर से आंसर शीट तक मांगती है। इस दहशत भरे हादसे के बाद सबको स्पोर्ट्स हॉल में इकट्ठा किया जाता है जहाँ वॉलीबॉल कोच भी मौजूद होता है। तब जिन और गुन उसे घेर लेते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या बसावा की आत्मा को उसने जगाया है। उनके इन सवालों से कोच बुरी तरह से डर जाता है और खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसके और बसावा के बीच रिश्ता था, पर ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि सौदेबाजी का था। बसावा को कॉलेज में एडमिशन के लिए कोटा चाहिए था और कोच ने शर्त रखी थी कि इसके बदले में बसावा को उसके साथ सोना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई जब ये खुलासा हुआ कि स्कूल का प्रिंसिपल भी इस घिनौने खेल में शामिल था और बसावा के साथ उसके भी नाजायज ताल्लुकात थे। पर इसी बीच अचानक बसावा की रूह कोच के अंदर दाखिल हो जाती है और उसको सबके सामने जलील करने के लिए वो रूह उसे सबके बीच अपने कपड़े उतारने पर मजबूर कर देती है। तब थोड़ी देर बाद जब कोच को होश आता है तो सबकी नजर ऊपर जाती है जहां बसावा की भयानक आत्मा सबको ऊपर लटकती हुई नजर आ रही थी। अब ये सब देखने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद बस बसावा के पिता को ढूंढना था। वो उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं जहां उन्हें काले जादू में इस्तेमाल होने वाला ढेरों सामान और बलि की सामग्री मिलती है और उनका ये शक पूरी तरह से यकीन में तब बदल जाता है जब वो लोग वहाँ रिचुअल की जगह पर बसावा के बचपन की एक फोटो लगी हुई देखते हैं। तब वो लोग बिना वक्त गवाए उस पूरी जगह को तहस नहस कर देते हैं। पर तभी बसावा का पिता वहाँ पहुँच जाता है और अपना रिचुअल बर्बाद होते देखकर उन सब पर हमला कर देता है। तब
जैसे ही उसके ऊपर तांत्रिक का दिया हुआ पवित्र यूरेन फेंका जाता है, बसावा का पिता बुरी तरह से तड़पने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी बीच होंग वहाँ एक गुड़िया लेकर पहुँचती है जो उसे उसी घर से मिली थी। उसका दावा था कि ये एक स्पिरिट डॉल है और उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही वो लोग उस गुड़िया पर पवित्र यूरेन डाल देते हैं, जिसका असर फौरन देखने को मिलता है। बसावा के बाप को उसके कर्मों की सजा मिलती है। वो गिरता है और उसका सर एक नुकीले लोहे के फेंस में धंस जाता है, जिससे उसकी मौकाए वारदात पर ही मौत हो जाती है। यानी कि अगर बसावा की रूह को वाकई उसके पिता ने जगाया था तो अब वो लोग इस श्राप से आजाद हो चुके होंगे। लेकिन इस बात का पक्का पता उन्हें आधी रात बीतने के बाद ही चलेगा। तब या अपनी माँ के साथ घर निकल जाती है, जबकि गुन जिन को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों मिलकर उस तांत्रिक से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं जो अपने जख्मों का इलाज करवा रहा है। तब हॉस्पिटल में वो लोग उसे वो स्पिरिट डॉल देकर पूछते हैं कि क्या अब सब खत्म हो चुका है। तो वो तांत्रिक उनकी बहादुरी की तारीफ करता है, जिससे जिन और गुन को थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि वो उन्हें एक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देता है ताकि बसावा की रूह को हमेशा के लिए शांति मिल सके। लेकिन मंदिर से निकलते वक्त जिन को एहसास होता है कि वो अपना फोन तो वहीं भूल गई है। वो अकेले फोन लेने जाती है, जबकि गुन कार में ही उसका इंतजार करता है। तब रास्ते में जिनकी नजर एक सड़क किनारे बैठे वेंडर पर पड़ती है जो कि तांत्रिक सामान बेच रहा है। पर वहाँ रखी एक चीज उसे हैरान कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बसावा के बाप के घर में देखी थी। वेंडर बताता है कि ये जंगली सुअर की उल्टी है, जिसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तभी जिनके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि होंग ने घर पर ऐसी ही एक चीज को स्पिरिट डॉल बताकर खत्म करने को कहा था, और ये सब देखकर जिनको समझ आ गया था कि होंग ने उनसे झूठ कहा था। तब घबराहट में जब उसने टाइम देखा तो रात के 11:58 हो रहे थे, यानी कि मिडनाइट होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे। इसी बीच हॉस्पिटल में मौजूद तांत्रिक पर बसावा की रूह हमला कर देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है, और उसका अगला निशाना गुन बनता है जो कार में बैठा जिन के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी गाड़ी अचानक अपने आप से चलने लगती है और एक भयानक हादसे में गुन की मौत हो जाती है। उसका सर एक बाहर निकले हुए लोहे के सरिये में धंस जाता है और जिन अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर बेबस रह जाती है। तब वो तड़पती हुई हॉस्पिटल वापस पहुंचती है, जहां उसे तांत्रिक की लाश मिलती है जिसके पास वही पवित्र खंजर पड़ा हुआ था, और जिन खामोशी से उस खंजर को उठा लेती है। वो होंग को फोन करके बताती है कि ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है और वो उसे बसावा के पुराने घर में मिलने को कहती है। दूसरी ओर या इस सबसे बेखबर सुकून की नींद ले रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी बसावा की रूह वहां पहुंच जाती है और या को कुछ समझ आने से पहले ही वो इस इंतकामी आत्मा का अगला शिकार बन जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी ओर होंग खुफिया तौर पर ओरासा को उसी स्पोर्ट्स हॉल में ले जाती है जहाँ बसावा की मौत हुई थी। ओरासा अब तक होंग की असलियत से बिल्कुल अनजान है। तब होंग ये दावा करते हुए उसे एक रिचुअल में शामिल होने को कहती है कि इससे ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी बीच जिन बसावा के पिता के घर पर थी, जहां आखिरकार इस बड़े राज से पर्दा उठता है कि होंग ही वो शख्स है जिसने बसावा की रूह को जगाया है। तभी जिनको रासा का एक मैसेज मिलता है कि वो होंग के साथ स्पोर्ट्स हॉल में मौजूद है। जिन तुरंत पलटकर फोन करने की कोशिश करती है, पर तभी उसका फोन बंद हो जाता है। वहीं स्पोर्ट्स हॉल में होंग ओरासा को हिदायत देती है कि वो बसावा की रूह के सामने प्रार्थना करे और उन सब की गलतियों के लिए माफी मांगे, और ओरासा उसकी बात मानकर उन सब की ओर से बसावा की मौत के लिए माफी मांगने लगती है। मगर तभी उसका ये इकरार जुर्म सुनते ही होंग के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि बसावा ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि इन चारों ने मिलकर उसका कत्ल किया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि बसावा को जिन और गुन की चैट के बारे में पता चल गया था। तब जलन और गुस्से में पागल बसावा जिन से भिड़ जाती है और उनके बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिससे ओरासा और या अपनी आंखों से देखती हैं, और गुन वहाँ पहुंचकर उन्हें अलग अलग करता है। गुन का बसावा से पीछा छुड़वाने का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि वो कोच के साथ बसावा के रिश्ते का सच जान चुका था। तब सबके सामने जब बसावा की ये बेइज्जती होती है तो वो अपना आपा खो देती है और जिन पर हमला कर देती है। मगर तब अकेली होने की वजह से बसावा उन सबके सामने कमजोर पड़ जाती है और रोने लगती है, उनसे छोड़ देने की भीख मांगती है, जिसे देखते ही उन्हें लगता है कि शायद बसावा को पछतावा हो रहा है। लेकिन वो मौका देखते ही दोबारा जिन पर झपट पड़ती है। तब उसके चंगुल से छूटने के लिए जब वो बसावा को जोर से धक्का देते हैं,
हैं तो उसका सर एक लोहे के सरिये से जा टकराता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर वो लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि ये बस एक हादसा था। मगर तब जिन उन्हें समझाती है कि जिंदा रहते हुए बसावा ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी और कई लोगों को तड़पाया था, इसलिए हमारा उसकी मौत पर रोने का कोई मतलब नहीं बनता। वो मिलकर इसे सुसाइड का रूप देने का प्लान बनाते हैं। वो लोग क्राइम सीन पर ऐसे सबूत छोड़ते हैं और सीसीटीवी को इस तरह से धोखा देते हैं जैसे बसावा ने खुद ही अपनी जान ली हो। उनमें से एक लड़की बसावा की यूनिफॉर्म पहनकर सीसीटीवी के सामने से गुजरती है ताकि ये वहम पैदा किया जा सके कि बसावा खुदकुशी की तैयारी कर रही थी। पर इत्तेफाक से जिस रात बसावा की मौत हुई, होंग उन सबके साथ मौजूद ही नहीं थी। तो अब यहाँ से कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है, जहाँ होंग ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वही है जिसने बसावा की आत्मा को जगाया है। बसावा की मौत के बाद होंग ने दीवानगी की हद तक एक शमन को ढूंढा और उससे रूह को बुलाने का तांत्रिक तरीका सीखा और इसके कुछ ही देर बाद बसावा की रूह वापस आ गई थी। इधर जिन जब स्पोर्ट्स हॉल में पहुंचती है तो वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ओरासा की वहाँ मौत हो चुकी थी। तब जिन चिल्लाकर होंग से पूछती है कि उसने बसावा को क्यों जगाया, जबकि जिंदा रहते हुए बसावा उसे भी बुरी तरह से बुली किया करती थी। जिनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई अपने दुश्मन को वापस क्यों लाएगा। पर तभी होंग एक खौफनाक सच का खुलासा करती है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे बुली होने और तकलीफ झेलने में सुकून मिलता है और बसावा के मरने के बाद होंग की जिंदगी से वो सुकून खत्म हो गया था। बसावा को वापस लाने के लिए होंग ने उस शमन से दोस्ती की जिसने उसे कनखजूरे का एक शापित प्रतीक दिया था, जिसकी मदद से किसी मरे हुए इंसान की रूह को किसी दूसरे जिंदा शरीर में डाला जा सकता है। होंग का असली मकसद अब बसावा की रूह को जिन के शरीर में ट्रांसफर करना है। होंग वो शापित वस्तु दिखाती है, वहीं दूसरी ओर जिन तांत्रिक का दिया हुआ वो पवित्र खंजर निकाल लेती है, जिसके बाद उन दोनों में खूनी मुकाबला शुरू हो जाता है। पर इस मुकाबले में बसावा की आत्मा होंग की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से वो जिन को दबोचने में कामयाब हो जाती है। जिन बेबस हो जाती है, पर तभी वो चतुराई से अपने बाएं हाथ से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि उस शापित निशानी से अब ढेरों कनखजूरे निकलकर जिनके जिस्म में घुसने लग गए थे। होंग और बसावा की रूह ने जिनके दोनों हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखे थे कि वो कनखजूरों को रोक भी नहीं पा रही थी। तो अब ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नजर आने लगता है। जिन जिंदा है और होंग भी उसके साथ है, लेकिन अब जिन के उस जिस्म के अंदर बसावा की रूह बस चुकी है। जिन अब बिल्कुल बसावा की तरह पेश आने लगती है और वही पुरानी बेरहम बुली बन जाती है, जिसे देखकर होंग की आंखों में एक अजीब सी खुशी और जुनून नजर आता है। पर क्या एक आत्मा को वापस बुलाने की ये जिद सिर्फ जिन की जिंदगी तबाह करेगी या फिर ये सिलसिला अभी आगे बढ़ने वाला है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही गलती कोई मासूम अपने बिछड़े हुए अपनों से मिलने के लिए करे तो नरक के दरवाजे कैसे खुलते हैं? कायला ने भी ऐसे ही एक रिचुअल से अपने मरे हुए पिता की आत्मा को जगाने की कोशिश की थी, मगर उसे क्या पता था कि जिस पिता को वो ढूंढ रही है उसकी जगह नरक का एक ऐसा शैतान उसके शरीर में दाखिल हो चुका है जिस पर प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं होता। तो क्या फादर थॉमस इस शैतानी ताकत से कायला को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इस राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करो और देखो कायला और नरक के शैतान की ये भयानक कहानी, क्योंकि ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा।